नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। तो आइए साथियों, अपने आज के इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं। पेडागोजी बाय अजय सर। जब आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे प्यारे साथियों सभी क्लासेस से संबंधित अपडेट्स पाते हैं, जब आप लोग जो भी लेटेस्ट अपडेट इस एंटायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड होती हैं वो पाते हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यह तो लगता ही होगा कि ये एक ऐसा चैनल हमें यहां पर बना हुआ है जिसके माध्यम से हमारी तैयारी हम बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दें उन सभी तक जो अभी तक क्लास का हिस्सा नहीं बने हैं। तो आइए आज की अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी साथी जो भी इस वक्त लाइव बने हुए हैं या फिर बाद में जब कोई इस क्लास को देख रहा होगा, लाइव के बाद में यह इस क्लास की आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। तो मुझे आप सभी है जरूर बताइए कि हम सभी भारत के कौन से हिस्से में रहते हैं। जैसे कि अभी मैं आप लोगों की बेटा जो क्लास ले रहा हूं, मैं क्लास आपकी ले रहा हूं यहां से। ये रही दिल्ली, ये छोटी सी दिल्ली। यहां इस दिल्ली में मैं बैठा हूं, खड़ा हूं, यहां से आप लोगों की मैं क्लास ले रहा हूं। ऑलराइट, अब यहां पर कोई जम्मू कश्मीर से होगा, कोई हिमाचल से, कोई पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, कोई साथी हमारा उत्तर प्रदेश, कोई राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। आप सभी प्यारे साथी जो भी हमारे इस वक्त बने हुए, कोई तमिलनाडु से, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा, आप कहां से बेटा क्लास को देख रहे हैं? छत्तीसगढ़। हमें बहुत सारे राज्य अपने यहां पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आप लोग ये देखो कि जो ये बिहार राज्य है, ये फिलहाल सभी राज्यों की जब हम बात करते हैं तो उनमें सबसे बेहतर काम कर रहा है। बिहार में बिहार सरकार ने कुछ समय पहले एक वादा किया था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। उसमें से लगभग 4 लाख लोगों को अकेला शिक्षा विभाग नौकरी दे रहा है, और जिसमें आप लोगों ने भी देखा कि लगभग 1,80,000 पदों पर शिक्षकों को भर्ती करने का पहला चरण भी उन लोगों ने, है ना, पूरा करने का अपना जो कार्य है वो लगातार आगे बढ़ा रखा है। और अब फिर से बिहार में आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा, अक्टूबर या नवंबर में इस बात का जिक्र भी हो चुका है। तो बिहार में न केवल टीचिंग बल्कि यहां पर नॉन टीचिंग स्टाफ से रिलेटेड भी भर्तियां आनी शुरू हो गई हैं। तो बिहार से अभी सीखने की जरूरत है अपने योगी बाबा जी जो हैं उनको। उत्तर प्रदेश एक देश का ऐसा राज्य जहां से हम लोग ये पाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं। उत्तर प्रदेश देश का वह राज्य जिसने पिछले कुछ सालों में यह कर दिखाने का जिक्र मुख्यमंत्री जी के माध्यम से किया कि इस राज्य के अंदर जहां गुंडा राज हुआ करता था, वहां पर शांति राज, साहस राज हो चुका है। अब लोगों के अंदर साहस आ चुका है। तो इस राज्य के अंदर क्या बेरोजगारी जो है वो लगातार यूं ही बढ़ती रहेगी? उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले काफी समय से भर्तियां रुकी बैठी हैं, काम ही नहीं हो रहा है। इसके अलावे अभी झारखंड के अंदर 26,000 वैकेंसियों का जिक्र था, वो भी मानो एक तरीके से ठंडे बस्ते में ही चल बसी हैं, कोई बड़ी कार्यवाही नहीं हो रही। वेस्ट बंगाल हो, इधर मध्य प्रदेश हो, हाँ राजस्थान में भी भर्तियां देखने को मिली हैं, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना में भी वैकेंसी आ गई हैं अभी। ठीक है, तो देखो इधर DSSS भी दिल्ली का इंतजार हो रहा है, हरियाणा में भी जेबीटी टीचर की 2013 के बाद में वैकेंसी नहीं आई है, पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश में भी अभी वैकेंसी आ गई है आप लोगों के लिए। तो कहीं कहीं पर वैकेंसी आई है, कहीं पर वैकेंसी नहीं आई है, कहीं पर वैकेंसी आ गई है तो वहां पर वो ठंडे बस्ते में बैठी हैं, कुछ उन पर गतिविधियां शुरू नहीं हुई हैं। तो मेरा यह कहना है हमारे देश की सभी सरकारों से और सरकारों में बैठे सभी आकाओं से, सभी ऑफिसर लोगों से, कि जिस तरह से जैसे आप अपने पद पर आसीन हैं, वैसे ही इस देश के लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं नौकरी पाने का।
तो जो रोजगार की व्यवस्था इस देश के अंदर होनी चाहिए वह जल्द से जल्द कर दी जाए तो बेहतर होगा, नहीं तो इससे देश का ही नुकसान होना है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं कि हमारा दिसंबर में जो सीटेट होना है, और सीटेट के साथ साथ आप लोग भले ही वेस्ट बंगाल टेट अपना दीजिएगा, एच टेट आप अपना दीजिएगा, यूपी टेट आप अपना दीजिएगा, वहां पर आपको 30 में से 30 नंबर सीडीपी के लेने होंगे। ले लोगे 30 में से 30 नंबर ना, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए तो क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए। हमसे बात की गई है सतत और व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन की एक प्रक्रिया थी। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन वाज ए प्रोसेस ऑफ असेसमेंट मैंडेटेड बाय द, अब ये आया था सीसीई का कॉन्सेप्ट हमारा 2009 में। इसे जो लेकर के आया वह है सीबीएसई, और इसे बेटा क्लास 6ठी से लेकर के क्लास 6th से लेकर के 10th 10वीं तक के लिए बनाने का काम किया गया। इसके अंदर कॉन्टिन्यूअस शब्द का मतलब है कि लगातार बच्चे जब तक उस कक्षा में रहेंगे उनका मूल्यांकन होगा, और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, यानी कि सभी क्षेत्रों का, स्कोलास्टिक और कोस्कोलास्टिक। आंसर हमारा बनेगा कि जब आरटीई एक्ट हमारे देश में लागू हुआ, राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया 2009, तब हमारे देश के अंदर कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन भी आएगा। एक और बात, 2009 में ही हमने इंक्लूसिव एजुकेशन को भी पाया था। यह भी आप लिख लीजिएगा, आपके पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आरसीआई की फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछ ली जाती है, तब आप कहेंगे रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अब ये डिसेबिलिटी एक्ट 1995 जो है, पीडब्ल्यूडी एक्ट हम इसको कहते हैं, इसी का नया रूप 2016 में आया था, जिससे आपके पेपर में प्रश्न आते हैं। तो याद रखो, पीडब्ल्यूडी 1995 वाले से तो प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन पीडब्ल्यूडी का विस्तारित रूप आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, यह आप सभी को पढ़ना है, यहां से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर बात आती है हमारे राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम परिषद 1993 की। बेटा ये हमारा एनसीटीई जो है, ये वही एनसीटीई है जिसने देश के अंदर बीएड और बीटीसी वाले मामले के अंदर अपनी धज्जियां उड़वाने का काम किया है। ठीक है, देश के अंदर सब कुछ सुचारू रूप से, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। 2018 में अचानक से एनसीटीई को समस्या होती है ना, तो फिर वो क्या करता है, बदलाव कर देता है। कहता है कि बीएड वाले जितने हैं वो भी प्राइमरी टीचर बन जाओ, आ जाओ जी आ जाओ। हाँ, जैसे वो कंडक्टर चिल्लाते हैं ना, खड़े होकर के नाम लेते हैं अलग अलग जगहों का सवारी को बिठाने के लिए, ऐसे ये भी मेरे ख्याल से बस लेकर के देश में मानो निकल पड़े थे 2018 में। आ जाओ बीएड बीएड बीएड, पीआरटी 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 पीआरटी, अरे बीएड वालों आ जाओ पीआरटी पीआरटी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट देख रहा था, हाई कोर्ट देख रहा था। हाँ, उन लोगों ने देखा कि भाई ये क्या तमाशा बना दिया है आपने, और जो बस में पहले से बैठे हुए थे डिप्लोमा वाले, बीटीसी किए हुए, डीएड डीएलएड किए हुए हैं, उनको गुस्सा आ गया। भाई सीट हमारी बस के अंदर, हमारी बस हमारी सीट, बीएड वालों को लाकर कैसे बिठा दोगे? जबरदस्ती ठूस रहा था। हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, इनको बस से उतारो। अब ये जो बस के अंदर बैठने बाहर निकालने में 5 साल का समय खराब हो गया। अब ये 5 साल का जो समय खराब हो गया बीएड वालों का, ये किसने किया? ये इस एनसीटीई ने किया। तो जो बीएड वाले बच्चे जितना भी अपना गुस्सा दिखाते हैं, अपना रोष दिखाते हैं उन लोगों के प्रति जो इस पर बात करते हैं, तो बेटा बात करना गलत नहीं है, और इन्होंने सारा सत्यानाश कर दिया 5 सालों का। अगर किसी को गुस्सा दिखाना, एनसीटीई पर गुस्सा दिखाओ, लेटर लिखो, अपनी बातें कहो,
ये सब इसका किया धराया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर अगला हमारी स्क्रीन पर 2 आए उससे पहले मुझे यह बता दो कि जो आरटीई एक्ट 2009 है हमारा, यह लागू कब हुआ? जल्दी से जवाब सभी दीजिए, आंसर सभी दीजिएगा जल्दी से बेटा। 1 अप्रैल 2010 में यह लागू हुआ था। पेपर में पूछा जाता है, पहला ऑप्शन वो 2009 देता है और हम गलती कर देते हैं। नेक्स्ट, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है बच्चों को वो नेबरहुड स्कूल में मिले, जिसे हम हिंदी में पड़ोसी विद्यालय कहते हैं। ये पड़ोसी विद्यालय का कॉन्सेप्ट क्या होता है जानते हो आप सभी? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पड़ोसी विद्यालय? नेबरहुड स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कमेंट कीजिए एक बार। बहुत सही बेटा, इसमें यह कहा गया पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक जितने भी बच्चे होंगे वो सभी बच्चे अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर शिक्षा पाएंगे, और 6ठी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के जितने भी बच्चे होंगे वो अपने घर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर शिक्षा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आपके पेपर में आप लोगों से पूछा जा सकता है प्यूपिल टीचर रेशियो, स्कूल वर्किंग डेज, टीचर वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए? तब हम लोग क्या कहेंगे? देखो, 30 बच्चों पर एक अध्यापक होगा प्राइमरी लेवल पे, अपर प्राइमरी लेवल पे 35 पर एक अध्यापक होगा। स्कूल वर्किंग डेज प्राइमरी पे 200, अपर प्राइमरी पे 220, और टीचर वर्किंग आवर्स 800 प्राइमरी पे, अपर प्राइमरी पे 1000। लेकिन जब 45 घंटे का जिक्र होता है, 45 आवर्स की बात होती है, तो ये 45 आवर्स किस चीज के होते हैं? ये 45 घंटे किस चीज का जिक्र है? 45 घंटे जो होते हैं ये इस बात का जिक्र होते हैं कि एक सप्ताह में शिक्षक के द्वारा यह अपने टीचिंग आवर्स कंप्लीट किए जाने हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 2 हम लोगों से यहां पर पूछा गया कि शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है कौन करता है? बताओ जल्दी से सभी बच्चे जवाब दो। बहुत बेहतरीन क्लास ये आप लोगों के लिए है। इस क्लास के अंदर न केवल क्वेश्चन का आंसर आपको बताया जाएगा, बल्कि सभी प्रश्नों को आपके साथ बहुत अच्छे से बेटा डिस्कस किया जाएगा। चलिए जवाब दें सभी। आप सभी जानते हैं कि आज हम जो शिक्षा व्यवस्था लेकर के चलते हैं वह बाल केंद्रित शिक्षा आज हमें आगे बढ़ानी होती है। आज हम जिस शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं वह हमारी बाल केंद्रित शिक्षा रहती है। बच्चों के अनुसार, बच्चों के लिए जहां हम व्यवस्था जमाए हुए हैं। तो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। चलिए, ग्रुप डिस्कशन, आप लोगों को ग्रुप बनाने होते हैं जिनके अंदर बच्चे डिस्कस करते हैं। अगर बच्चों के बीच में आप चर्चाएं करवाना चाहते हैं तो आपको 2 ऑप्शन मानो दिए गए कि एक आप होमोजीनस ग्रुप बनाओ और दूसरा आप हेट्रोजीनस ग्रुप बनाओ। तो बेटा मुझे एक बात बताओ सभी जल्दी से, आप कौन सा ग्रुप बनाओगे जहां पर अलग अलग योग्यताओं, विशेषताओं, प्रतिभाओं वाले बच्चे हों? तो हम हेट्रोजीनस ग्रुप बनाने का काम करेंगे। ठीक है, इसमें सभी बच्चों की जो योग्यताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। 2-3 दिन से लगातार बरस रहा है, बारिश हो रही है। कौन सी जगह पर हो रही है बारिश? पूर्णिया वाला। यहां बेटा गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है दिल्ली में, यहां भेज दो ना बारिश। चलिए, एक प्रगतिशील कक्षा की बात की गई। देखो, प्रगति का मतलब क्या होता है कि पहले से आगे बढ़ जाना। जो हमारी अभी स्थिति है उस स्थिति से आगे जब हम लोग निकल जाते हैं, जब हम बेहतर हो जाते हैं,
तो शिक्षक जो है वो पुराने तरीकों को खत्म कर देगा, पुराने तरीकों से वह बच्चों को शिक्षित नहीं करेगा, पुराने तौर तरीकों से आगे बढ़कर नए तरीके किसके अनुसार होंगे? बालक के अनुसार। वहां पर बालक खुद से करेगा और खुद से करके आगे बढ़ेगा। ऑलराइट, तो जहां पर आप लोगों को यह दिख रहा है कि बच्चों को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, बच्चे खुद से ज्ञान के निर्माता बनाए जा रहे हैं, बच्चे एक्टिव हैं, बच्चों को मौके मिले हैं, वही हमारा इसका आंसर बनेगा। और ऐसा राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी हमें एकदम सही नजर आता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग एक बात पे गौर करो। एक वो समय था कि जब जो शिक्षक होते थे वो किसी कार्य को करते थे और बच्चे बैठकर देखा करते थे। एक आज का समय काल है जब यह कहा जाता है कि जो बच्चे हैं वह खुद से कार्यों को करेंगे और शिक्षक जो है वो बच्चों को फैसिलिटेट करेगा, यानी सुविधा दाता के तौर पर काम करेगा, बच्चों को बतलाएगा, सिखाएगा, वो सब एनवायरनमेंट क्रिएट करके देगा कि जिसके अंदर उनकी लर्निंग प्रोसेस बेहतर तरीके से चलेगी। तो कौन सा सही था? जब बच्चे जो है एक रट्टू इंसान की तरह बैठकर देखा करते थे, हैं? नहीं, आज की व्यवस्था सही है, जहां बच्चे करते हैं, शिक्षक उनको सपोर्ट करता है, फैसिलिटेट करता है। पोडार जी कह रहे हैं पुण्य वाला झूठ बोल रहे हो। अरे पुण्य वाला झूठ क्यों बोल रहे हो? पोडार जी कह रहे हैं वहां तो बारिश ही नहीं हो रही है, मतलब क्लास के अंदर बेटा ये बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? है? झूठ मत बोलो। प्रश्न नंबर 4 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जल्दी से बताइए। प्रोत्साहन देने के लिए आप बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहते हो, राइट आंसर हमारा इस प्रश्न का क्या होना चाहिए? चलिए जल्दी से सभी साथी हमारे जवाब देने का काम करें। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कौन सी सबसे प्रभावी होगी? बेटा सबसे प्रभावी की जब बात आती है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5, ये तो कोई भी गलत जवाब नहीं देगा, पक्की बात है, मुझे पता है इस बात का। पीएमए की फुल फॉर्म भी यहां पर वो आपसे पूछ सकता था, तब आप तुरंत कह देते। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को हम लोग पीएमए कहते हैं। पहली बात, यह कॉन्सेप्ट दिया जिसने है उसने ये कहा कि ये हमारी एबिलिटी 7 होती हैं। ये एबिलिटीज हमारी कितनी होती हैं? 7 होती हैं। ये गार्डनर ने नहीं दिया है, ये थर्स्टन ने दिया है। गार्डनर की थ्योरी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम होता है मल्टीपल इंटेलिजेंस, और इनके द्वारा यह कॉन्सेप्ट 1983 में दिया गया था। स्टर्नबर्ग के द्वारा भी बेटा अपना सिद्धांत दिया गया है, ट्रेयार्किक, और जो थॉर्नडाइक है इन्होंने इंटेलिजेंस का कौन सा सिद्धांत दिया है, यह आप कमेंट करके मुझे बताइए। आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोग पढ़ेंगे थर्स्टन ने जो हम लोगों को प्राइमरी मेंटल एबिलिटी दी है, आपको नजर आ रही होंगी। लुइस एल थर्स्टन के द्वारा बेटा ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी गई, जिसे हम समूह कारक सिद्धांत कहते हैं। थर्स्टन्स थ्योरी फोकस्ड ऑन 7 डिफरेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। इन्होंने ये कहा कि देखो जो हमारी बुद्धि होती है ना, वो एक समूह है, वो एक ग्रुप होता है कुछ फैक्टर का, यानी कि कुछ क्षमताओं का। और आगे ये बताते हैं कि हमारे अंदर कुछ क्षमताएं, योग्यताएं मौजूद हैं, उनका जो समूह है वो समूह मिलकर के बुद्धि हमारी बनी हुई है। अब इन्होंने कहा कि वो 7 योग्यताएं होती हैं और उनको हम प्राइमरी मेंटल एबिलिटी मानेंगे। मान लो जी, कोई दिक्कत नहीं है। 7 के नाम इन्होंने बताए कि वर्बल होते हैं, वर्ड फ्लुएंसी होती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, मेमोरी होती है, रीजनिंग होती है, स्पेशल विजुअलाइजेशन होता है, परसेप्चुअल होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल इनमें से देता हूं। आप लोग जो है कैलकुलेशन करते हो, आपकी डेली रूटीन लाइफ है। मान लो कि अंजू पटेल है यहां पर, और जो अंजू पटेल हैं इनको
मम्मी ने 2,000 रुपए दिए और एक लिस्ट दे दी सामान की और कहा जाओ और जाकर के सुजाता की दुकान से ये सामान लेकर के आओ। अब वो सुजाता की दुकान से जो सामान लेकर आ रही हैं, वहां पर वो जो अपनी लिस्ट को देखेंगी, इतने रुपए का ये सामान, इतने रुपए बच गए, इतने खर्च हो गए, ये जो काम कर रही हैं वो इनमें से किस में आएगा? कैलकुलेशन। गुरुजी ये क्लास पेपर 2 के लिए देख सकते हैं क्या? कंफर्म कर दिया जाए। आप जितने भी बच्चे बने हुए बेटा, इस बात की टेंशन छोड़ दो रोज रोज पूछने की ये क्लास सर किसके लिए देख सकते हैं, किसके लिए नहीं। मैं अगर यहां पर पढ़ाऊं तो वो आप लोगों के जितने भी आप टीचिंग एग्जाम दोगे सभी के लिए है। ये थ्योरी सारे टीचिंग एग्जाम में पूछी जा सकती है। अरे पढ़ा रहा हूं, पढ़ लो बेटा, पेपर 1 पेपर 2 की कहानी में मत फंसो। तो राइट आंसर हमारा होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी। मेरा सब्जेक्ट कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान, जिसे हम एजुकेशन साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, एंड पेडागोजी, ये मेरा विषय है। सीडीपी इनको मिला करके एक विषय टेट लेवल पर बना दिया गया। तो मैं जब भी आपको पढ़ा रहा हूं आकर के, तो बेटा वहां पर पेपर पर मत जाया करो। वो आपके सभी पेपर के लिए हेल्पफुल है, सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। चलिए प्रश्न नंबर 6 आपका यहां पर आ चुका है। इसमें आप लोग देखो, अधिगम में निर्माणवादी दृष्टिकोण। पहली बात तो यह है, जो निर्माणवादी दृष्टिकोण होता है, यहां पर महत्व छात्र को दिया जाता है और हम यह मानते हैं कि जो छात्र है वो यहां पर सक्रिय होता है और सक्रिय होते हुए स्वयं से अपने आप से ज्ञान निर्माण करता है। बच्चे अपने स्वयं के ज्ञान निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये जो निर्माणवादी दृष्टिकोण का कॉन्सेप्ट है, ये दिया किसने है? जो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग है, ये किसने दिया है? तब हमें आंसर करना होगा कि यह 2 साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया। एक होते हैं बेटा जीन पियाजे और दूसरे आते हैं हमारे लेव वाइगोत्स्की। जो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं जीन पियाजे, तो इनका फोकस जो है वो मेंटल एक्टिविटी को लेकर होता है। पहली बात तो ये है। अगली बात यह है कि जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, यहां फोकस सोशल इंटरेक्शन पर होता है। आपसे अगर यह पूछा जाए क्या दोनों ज्ञान निर्माण की बात कहते हैं? जी दोनों कहते हैं। क्या दोनों बच्चे को एक्टिव मानते हैं? दोनों बच्चे को एक्टिव मानते हैं। पियाजे बच्चे को एक्टिव मानता है किस दिशा के अंदर? कि वो ज्ञान निर्माण करेगा अपनी मानसिक गतिविधियों का इस्तेमाल करते हुए। और इस तरफ वाइगोत्स्की को हम लोग मानते हैं, कहते हैं कि जितना ज्यादा वो सोशल इंटरैक्शन करेगा उस दिशा में जाकर के वो ज्ञान निर्माण करेगा। ये पूरी थ्योरी आप लोगों को कंस्ट्रक्टिविज्म की पढ़ाएंगे आने वाले दिनों में। ये बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये एंड्रो शब्द, गायनस शब्द अगर आप समझते हो तो सही जवाब दे दोगे। बताएं आंसर जल्दी से। ये पेपर में आया हुआ ही प्रश्न है आप लोगों का। एन एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी, ऑप्शन 4 हमें यहां पर दिए गए, हैज अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड मस्कुलिन एंड फेमिनाइन ट्रेट्स। बहुत बढ़िया, लेकिन ये ए आंसर हमारा आया किस तरीके से? आओ समझो उसको। बेटा एक शब्द होता है एंड्रो और दूसरा शब्द होता है गायनस। एंड्रो जो शब्द होता है ये मेल से संबंधित है और जो गायनस है ये फीमेल से संबंधित होता है। कभी कभी आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, ये लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। मान लो कोई लड़का है, उसको आप लोग देखोगे कि वो दिखता भले लड़के की तरह है अपनी बनावट के आधार पर, लेकिन उसकी जो हरकतें होती हैं
उसका जो व्यवहार होता है, उसके जो तौर तरीके होते हैं, वो मानो किसी लड़की की तरह हो, किसी फीमेल की तरह उसके एक्ट्स होते हैं। ऐसे ही हम लोग कभी कभी पाते हैं कि कोई लड़की है, फीमेल जो है, वो दिखने में भले हम लोगों को फीमेल की तरह हो, लेकिन उनके जो एक्ट्स होते हैं, जो उनकी सोच होती है, जो उनका रवैया होता है, जो तौर तरीके होते हैं, वो मानो एक मेल की तरह हो रखे हो। तो ये जो पर्सनैलिटी है उसको हम एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मेहनत के बारे में। अगर आप में से कोई भी ये सोचता है कि कोई जादू हो जाएगा, कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई तंत्र मंत्र हो जाएगा, कोई भभूत मिल जाएगी जिससे पेपर पास हो जाएंगे, तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और मेरे प्यारे साथियों, मैं तो एक ही नियम जानता हूं और उसी नियम के तहत, उसी सिद्धांत के आधार पर आप लोगों को पढ़ाता हूं, जिसे मेहनत कहा जाता है। अगर कभी कभी किसी बच्चे के मन में यह आता हो कि ऐसी वीडियो सिर्फ देख लें, कर लो सिर्फ ये 5 काम, मचा दोगे तबाही, उड़ा दोगे गर्दा। किस चीज का गर्दा उड़ाओगे भाई? हाँ, कोई गर्दा नहीं उड़ता है। पेपर में जाकर जब पेपर को देखते हैं ना, तो होश उड़ता है। ये जितनी भी गर्दा उड़ाने वाली, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, जो ये तमाशा होता है ना, क्या गर्दा उड़ा देंगे? कौन सा गर्दा उड़ जाएगा भाई? ये सब वो तमाशे हैं जिनसे बच्चों के होश पेपर में उड़ते हैं। इसलिए एक नियम अपना बना लो जिंदगी के अंदर, मेहनत करने का, सिर्फ मेहनत करने का। और बेटा चुपचाप एकदम खामोशी के साथ अपनी मेहनत करते रहो। किताबें होनी चाहिए, आप होने चाहिए, बस इतना ही हो। उससे ज्यादा कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं होती, बस। ऑलराइट, मेहनत करनी है। अगला प्रश्न हमारा यहां पर यह कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व के लक्षण सिद्धांत के लिए जाना जाता है? बिल्कुल सही कह रहे हो जी, धुआं निकलता है कान से जब रिजल्ट देखते हैं। ये क्या हुआ, उड़ गया। हाँ, उड़ गया गर्दा। तो बेटा ये जिसने दिया है उनका नाम हम लोग आलपोर्ट कहते हैं। और आलपोर्ट साहब ने कार्डिनल ट्रेट्स की बातें कही हैं, सेंट्रल ट्रेट्स की बातें कही हैं और सेकेंडरी ट्रेट्स की बातें कही हैं। अब मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछता हूं, आपके पेपर में अगर आपको यह लिख करके दे दिया जाए, किसी के हेयर स्टाइल से आप उस व्यक्ति को जानते हैं, समझते हैं, उसकी पहचान बनाकर रखते हैं। अरे तुम्हें याद है किशोर, हाँ किशोर कुमार, अरे हां वो अपनी लंबी चोटी रखते थे जो टीचर, हाँ लंबे लंबे बालों वाले, हाँ वही वही। तो इस तरीके से हेयर स्टाइल से किसी को जोड़कर उसकी पहचान आपने बना रखी है अपनी। ये क्या होता है? ये सेकेंडरी ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। व्यवस्थित कर दो भाई, इसमें तो कोई भी गलती किसी से भी नहीं होनी चाहिए, मैं यही मानूंगा। एकदम आसान है, सबने पढ़ा हुआ है। चलो जल्दी से जवाब दो। अरेंज द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस। कन्वेंशन होना चाहिए, प्री कन्वेंशन होना चाहिए या पोस्ट कन्वेंशनल? बताइए बेटा कौन सा सही होगा? यूपी इंस्पायर हब सही कह रहे हैं, जो पेपर नहीं देते वो बड़ी बड़ी बातें मारते हैं। बिल्कुल मार लेंगे, हकीकत वही जाने जो पेपर में बैठे। बाहर से तो कुछ भी बोलता रहे कोई भी इंसान। बिल्कुल सही बात कही आपने, यूपी इंस्पायर हब। और यही बेटा ड्रामा हो चुका है आज के समय में। कभी खुद किसी एक पेपर में जो ना बैठा हो उससे कितनी बातें मरवा लो। ये वही खेल होता है, ये वही तमाशा होता है लोगों का कि जब क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं और सामने पाकिस्तान वाले बॉलिंग कर रहे हैं और किसी हमारे इंडियन प्लेयर ने किसी बॉल पर
शॉट खेला और शॉट खेलते हुए आउट हो गया, मैं होता ना यहां पर, इस बॉल को बाउंड्री पार पहुंचा देता। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी के अंदर उठकर के 5 किलोमीटर दौड़ नहीं लगाई होती, जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी के अंदर बैट और बल्ला लेकर के गलियों तक में नहीं खेला होता। वो कोई भी कुछ भी देगा, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान रखो, फालतू मत सुनो किसी की। बात आती है, सबसे पहले हम ना प्री कन्वेंशन को लेकर चलते हैं बेटा, जहां पर बच्चे को नियमों की समझ होती ही नहीं है, समाज की समझ होती ही नहीं है। फिर बच्चे आ जाते हैं इस कन्वेंशन लेवल पर, यहां पर आकर के बच्चे को समझ आने लगती है सामाजिक व्यवस्थाओं की। और फिर आती है पोस्ट कन्वेंशन हमारी अगली, जहां बच्चा समाज के नियमों से आगे निकलकर समझने लगता है, बातें करने लगता है। तो आंसर हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहां पर आता है, अच्छा जो ये प्री मोरल कन्वेंशन, पोस्ट कन्वेंशन, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हम लोग जो ना कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। प्रश्न नंबर 10 पर हम लोग आते हैं, जिसमें आप लोग पाओगे बहुविध बुद्धि का सिद्धांत किस बात पर जोर देता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर ली गई है। मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया किसने था? मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया गया होवर्ड गार्डनर के द्वारा। हम सभी जानते हैं उन्होंने क्या कहा, बुद्धि एक नहीं, बुद्धि एक से ज्यादा होती हैं। राइट आंसर बनेगा बेटा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अब आप मुझे ये बताओ, ये सुबह 11 बजे वाली जो हमारी क्लास चलती है, इस क्लास के अंदर ईमानदारी से बताना, एमसीक्यू आपके साथ में आता है, फिर उस एमसीक्यू का हम सिर्फ आंसर नहीं बताते हैं, उस पर हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। क्या इस तरह से क्लास आप लोगों को सही लग रही है? ऐसे बच्चे तो नहीं है जिनको बस ये है कि सर जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन करवा दो। अभी हमारा फोकस बेटा अच्छे से चीजों को समझने पर रहेगा। क्वेश्चन करेंगे, साथ में कॉन्सेप्ट को समझेंगे भी। चलिए तो मुलाकात करते हैं अगली क्लास में कल ठीक सुबह 11 बजे। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। शिक्षा जगत से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए आप सबका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताना।